हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है जिसमें हम ग्रामर के एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर इससे पहले किसी ने जो ग्रामर की वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पर जाकर उन्हें देख सकता है। मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें हमने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझा है। ठीक है, तो वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इस चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नरेशन से रिलेटेड है। ओके, हमें इसमें ये देखना है कि सेंटेंस किस फॉर्मेशन में है। ठीक, जैसे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में है। जैसा कि हम सेंटेंस देख रहे हैं, द सन विज्ड हिज मदर गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस जो है अभी इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में है। ओके, और इसको हमें वापस से डायरेक्ट फॉर्मेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें तो विशिंग की क्वालिटी देखने को मिल रही है हमें। अगर आपको कहीं पर भी सेड टू की जगह पर इनडायरेक्ट नरेशन में विज्ड लिखा मिले तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसी होने वाली है, कौन से सेंटेंस में चेंज होगी। क्या वो असर्टिव सेंटेंस बनेगा, क्या वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा, या फिर एक्सक्लामेटरी बनेगा। ठीक है, तो अगर विज्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी बनेगा। ओके, तो हम इसकी फॉर्मेशन एक्सक्लेमेटरी में रखने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, द सन सेड टू हिज मदर, देखिए विज्ड को हम वापस से, जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विज्ड को वापस से हमें सेड टू में ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना तो विज्ड आएगा ना ही टोल्ड आएगा, और ये तो ऑप्शन रॉन्ग है ही। ओके, तो बाकी दो भी कट हो गए, तो इसी से हमारा सही आंसर निकल गया कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी हम आगे भी पढ़ लेते हैं इसे। द सन सेड टू हिज मदर, ठीक है, विज्ड को सेड टू में चेंज कर दिया हमने। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट होंगे और उसमें क्या लिखा जाएगा, गुड मॉर्निंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ओ सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म लिखनी है, इनडायरेक्ट नहीं। ठीक है, हाँ, ओके, करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। तो सेंटेंस देख लेते हैं हमारा क्या है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। ओके, अगर देखिए यहाँ पर भी क्या कहा गया है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आपको ध्यान ही होगा कि नरेशन में अगर डायरेक्ट फॉर्मेशन को हम देखें तो वहां पर कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं होता। वहां पे क्या यूज हो रहा होता है, या तो सैड या फिर सैड टू। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम सैड टू लगा देते हैं, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर सिंगली सैड का यूज करते हैं। किस टेंस में, पास्ट टेंस में। ओके, सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय को हम वापस से किस में चेंज कर देंगे, सैड में। ओके, तो इसी से हमारा राइट आंसर भी बन जाएगा। अगर आप देखें एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ये सेंटेंस हमारा जो आगे वाली रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो किस सेंटेंस में बननी चाहिए, कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में, ये बनेगी हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, दे हैड वॉन द मैच, इसे हम एक्सक्लेमेटरी में बनाएंगे और एक्सक्लेम्ड विद जॉय को सैड में चेंज कर देंगे। ओके, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आ रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आस्क्ड मी आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ही सैड, ठीक है, ही सैड के बाद क्या लिखा है, विद जॉय के लिए हुर्रे, उसके बाद वी हैव वॉन द मैच, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ही सैड हुर्रे वी वॉन द मैच। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज find out the narration of the following direct speech, not indirect. Okay, डायरेक्ट स्पीच की इसकी नरेशन में आपको बता देनी है। तो देख लेते हैं हम, इसमें क्या कहा गया है, आर प्रिंसिपल अपलॉडेड अस सेइंग दैट, यहाँ पे दैट आना चाहिए, दैट वी हैड डन वेल। ओके, तो अब इसको हमें वापस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है,
अभी ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। इसमें क्या कहा गया है, आवर प्रिंसिपल अपलॉडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल। ओके, तो अपलॉड कर रहे हैं। अगर अपलॉड करें या फिर कोई दुख की या सुख की फीलिंग जताई जाए तो वो सारे फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड सेंटेंस कौन सा टाइप हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हमारी हमेशा एक्सक्लेमेटरी में बनेगी। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी में ही होनी चाहिए, ठीक है। और अपलॉडेड एस की जगह हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सैड। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें सैड या सैड टू का ही यूज करते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मेशन में। ओके, तो यहाँ पर अगर टोल्ड अस आता है ये भी रॉन्ग है और अपलोडेड अस आता है ये भी रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ए ही है। इसमें क्या कहा गया है, आर प्रिंसिपल सैड। ओके, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ब्रावो। ओके, क्योंकि अपलॉड कर रहे थे मतलब तारीफ कर रहे थे, तो तारीफ करने के लिए एक्सक्लेमेटरी में वर्ड क्या आएगा, ब्रावो। जैसे लास्ट सेंटेंस में हमने देखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे, हुर्रे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर अपलॉडेड के लिए हम ब्रावो वर्ड यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर। ओके, तो ब्रावो देन एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है। उसके बाद क्या आ रहा था, अगर यहाँ पर देखें रिपोर्टेड स्पीच में, तो दैट वी हैड डन वेल, तो वी को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर वी की जगह क्या आ जाएगा, यू और हैड क्योंकि हमने देखा कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पास्ट में आ रही है तो अगर हम वापस इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वापस से प्रेजेंट में चेंज होगी, तो हैड की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, डन वेल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस कंप्लीशन। ओके, यहां पर हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है। देख लेते हैं, शी टर्न डैश टू द म्यूजिक प्रोग्राम। तो क्या आएगा, टर्न के साथ, मतलब एक तरीके से ये फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है ये। टर्न के साथ बेसिकली कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी जिससे इसका करेक्ट मीनिंग बन सके या इसका मीनिंग कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, टर्न ऑन, टर्न इनटू, टर्न ऑन टू, टर्न विद। क्या आएगा, शी टर्न विद टू द म्यूजिक, शी टर्न ऑन टू द म्यूजिक, शी टर्न इनटू टू द म्यूजिक, या फिर शी टर्न ऑन टू द म्यूजिक। देखिए इन दोनों को तो आप देख के ही रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि टू इसमें भी आ रहा है, डबल टाइम तो हम टू का यूज नहीं करेंगे ना, तो इसलिए ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अगर हम विद और ऑन में से देखें तो क्या सूटेबल है, जैसा कि आप रीड करके ही समझ पा रहे होगे, शी टर्न ऑन टू द म्यूजिक। ओके, टर्न ऑन मतलब चालू करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। ओके, शी टर्न ऑन टू द म्यूजिक प्रोग्राम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जस्ट अ मिनट, यस, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर। देखिए इसमें कहा गया है कि आर्यंस के आने से पहले कौन रहते थे, यहाँ पर द्रविड़ लोग रहते थे इंडिया में। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी वर्ब की फॉर्मेशन लगाएंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, सोचिए और आंसर कीजिए, कौन से टेंस से रिलेटेड है ये सेंटेंस। यस, ये टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग ऑफ हैड का भी यूज होता है, प्लस इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 टाइप के सेंटेंसेस एक साथ एडेड होते हैं, ठीक है। और उन 2 सेंटेंसेस को जब हम यूज मतलब वो जो जुड़े हुए होते हैं वो कंजंक्शन बिफोर या फिर आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं, कहीं कहीं पर व्हेन और दैट से भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। कंजंक्शन इनमें बिफोर या आफ्टर जुड़ा हुआ होता है, 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए होते हैं, उनमें से एक सेंटेंस तो हमारा पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन में बनता है, मतलब उसके साथ हम हेल्पिंग ऑफ हैड का यूज करते हैं, प्लस जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसे हम किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसको हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसे करते हैं हम सिंपल
पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। अब इसे पहचानते कैसे हैं कि कौन सा सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में बनाएं या कौन सा सेंटेंस हम सिंपल पास्ट में बनाएं। तो ध्यान रहे, वाक्य में मतलब जो हमारा पूरा सेंटेंस है उसमें जो भी कार्य आपका पहले समाप्त हो रहा है, ओके, जो भी काम आपका पहले कंप्लीट हो रहा है उसके लिए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे प्लस वर्ब की फॉर्म थर्ड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। लेकिन जो काम लास्ट में हो रहा है, ओके, जैसे दो सेंटेंस है उसमें एक काम पहले खत्म हो रहा होगा फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा होगा या दूसरा बाद में हो रहा होगा, ओके, तो जो काम पहले खत्म हुआ उसे तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन जो सेंटेंस बाद का कार्य वाला है, जो काम बाद में खत्म हो रहा है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ, तो उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है कि अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं होती लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो द्रविडियन हैड लिव्ड देयर, मतलब वो पहले से रहते आ रहे थे, मतलब ये वाला काम कौन सा है जो पहले खत्म हो गया, हैड लिव्ड देयर, ओके। और अगर हम दूसरा ये देखो हमारा कंजंक्शन बिफोर, उसके बाद अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, द आर्यन डैश टू इंडिया, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, कमिंग, कम, केम, डिड कम। जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यस, केम, बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज चूज दी करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। ओके, इन ये जो ब्लैंक दिए है ना, इनमें से हमें करेक्ट वर्ड ढूंढना है जो यहाँ पर सूटेबल हो, ओके। तो सेंटेंस देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, सीनरी एंड। देखिए बेसिकली ये आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनकी सबकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो आपको स्पेलिंग पे फोकस करना है कि करेक्ट स्पेल क्या होगी, ओके। तो साइट, साइट, साइट या साइट, कौन सी वाली स्पेल होनी चाहिए सीनरी एंड साइट के लिए? आएगा तो यहाँ पे साइट ही, लेकिन कौन सा वाला, सोचिए और आंसर कीजिए। क्या है इसका करेक्ट आंसर? यस, देखिए ये इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, ठीक है, ये भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है। करेक्ट क्या है? ऑप्शन सी, साइट, SIGHTS, साइट्स, ओके। साइट्स मतलब जो परिदृश्य हैं या सामने दिखने वाली जो प्रकृति की तस्वीरें हैं वो साइट्स, ठीक है, दृश्य बोल लीजिए एक तरीके से, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड टेल। ओके, देखिए अभी आपको पहचानना है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है ये आपका, और पार्ट ऑफ स्पीचेस आपको परफेक्टली आनी चाहिए, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया टेल, टेल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यस, टेल इज अ वर्ब, ओके। और इसी टेल से मिलता जुलता एक नाउन होता है, वो कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा? टेल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो नाउन फॉर्मेशन क्या बनेगी टेल की? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, देखिए टेल की नाउन फॉर्मेशन जो बनेगी वो बनेगी टेल, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और टेल मीन्स क्या होता है? टेल का मतलब होता है स्टोरी, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, नाउन फ्रॉम द वर्ब गिल्ड। देखिए यहां पर भी एक वर्ब दी हुई है जिसका नाम है गिल्ड, GILD, ओके। इस गिल्ड से नाउन बनाना है, बताइए इससे कौन सा नाउन बना है? ऑप्शन है आपके पास गिल्डन, गोल्डन, गोल्डिंग या गोल्ड।
सोचिए और आंसर कीजिए। इस वर्ब से कौन सा नाउन बनेगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहां से आपके कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन है कुछ जो आपको ध्यान में रखने हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कलेक्टिव नाउन भी। ओके, तो आपको बताना है कि हाइव किसके कलेक्शन को हम हाइव बोलते हैं? अ हाइव ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, ऐसे मान लीजिए अ हाइव ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, मतलब किसके ग्रुप को, किसके समूह को हम हाइव बोलते हैं? ऑप्शन है स्काउट्स, पीपल, बीज, सोल्जर्स। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाइव किसके ग्रुप को बोला जाता है? यस, बीज के। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर पीपल के ग्रुप की बात करें तो उसे मोव या क्राउड भी बोल दिया जाता है। ओके, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? आर्मी बोल लीजिए, ठीक है। और स्काउट्स के ग्रुप को टीम भी बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज द ग्रुप टर्म फॉर द हाउंड्स एंड प्लेइंग कार्ड्स। ओके, हाउंड्स और प्लेइंग कार्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? या ऐसे मान लीजिए जो प्लेइंग कार्ड, मतलब जो हिंदी में बेसिकली जिन्हें ताश बोलते हैं, तो ताश के ग्रुप्स को, मतलब ताश के पूरे बंडल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके पास पैक, पेयर, पील, सूट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, प्लेइंग कार्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? यस, पैक ऑफ कार्ड्स होता है ना, पैक, जस्ट अ मिनट, पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स के ग्रुप को ध्यान रखना, प्लेइंग कार्ड्स के ग्रुप या हाउंड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर एनी प्रोसीडिंग in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy, तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए बेसिकली ये यहां पर कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म मतलब एक ऐसी टर्म है, ठीक, उस टर्म का यूज हम कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति मतलब इंडिविजुअली अपने लिए इंसाफ मांगने जाता है कोर्ट में, ठीक है। proceeding in a court for of law whereby an individual seeks a legal remedy, okay, कानूनी रूप से वो अपनी सहायता चाहता है तब वो वहां पे जाता है, ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए बेसिकली यहाँ पर भी आपको 3 वर्ड्स ऐसे दिए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम सेम है लगभग। सूट है, स्वीट है, ये सूट्स है और स्ट्रिंग है, तो क्या बोलते हैं उसे? और आम भाषा में उसे क्या कहते हैं? शिकायत दर्ज करना। तो क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? और बेसिकली आपको इंग्लिश वो स्पेल याद होनी चाहिए उसकी, ओके। यस, उसे बोलते हैं सूट, ठीक है, SUIT, सूट मतलब मुकदमा दर्ज करना किसी के खिलाफ, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज एट वंस बिट एंड मीन्स एट वंस बिट एंड, ओके, इसका करेक्ट मीनिंग बताना है। बेसिकली एक ईडियम है, इस ईडियम का आपको करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। ईडियम क्या है? एट वंस बिट एंड, ओके। ऑप्शन है आपके पास कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, टू बी वेरी विटी, टू हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर, टू कंफ्यूज अदर। व्हाट डज इट मीन? एट वंस बिट एंड क्या मतलब है इसका? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि आपको पता है विट का मतलब क्या होता है? विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, ओके।
अब ये कह रहा है एट वंस, मतलब वंस किसी व्यक्ति की विट्स एंड, मतलब इंटेलिजेंस बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उस सेंस में क्या होगा इसका मीनिंग? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिस्पेंस विद द बुक्स मीन्स। बताइए, डिस्पेंस विद द बुक का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है डू अवे विद द बुक्स, टू परचेज द बुक्स, टू रीड द बुक्स, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, डिस्पेंस विद द बुक्स। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, डिस्पेंस का मतलब होता है दूर हो जाना। ओके, तो इसी के आधार पे अगर हम इसमें से करेक्ट मीनिंग देखें तो क्या होगा? डू अवे विद द बुक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, डू अवे विद द बुक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। बताइए, ट्रांसम्यूटेशन का करेक्ट एंटोनियम क्या होगा? ध्यान रहे, यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? एंटोनियम। ओके, ऑप्शन है आपके पास इनवॉलेंट्री, अनकेम्प्ड, ओवेक या परपेचुएशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रांसम्यूटेशन। इसका विलोम शब्द पूछा गया है, अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका? यस, इसका अपोजिट वर्ड है परपेचुएशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 इज एंटोनियम ऑफ टायरो। देखिए, टायरो, टायरो का आपको एंटोनियम बताना है। ऑप्शन है टायर्ड, अलर्ट, नोविस, वर्चूजो। क्या होगा इसका राइट आंसर? टायरो का एंटोनियम क्या होगा? टायर्ड, अलर्ट, नोविस, वर्चूजो। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, नॉविस मतलब क्या होता है? कोई नया नया आया हो किसी जॉब में या फिर मतलब किसी काम में, वो बिल्कुल नया हो, उसे कोई एक्सपीरियंस ना हो, उसे हम नॉविस बोलते हैं, नौसिखिया बोलते हैं जैसे आम भाषा में। ठीक है, अलर्ट मतलब चेतावनी देना। ठीक है, अलर्ट हो जाना मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब किसी चीज को लेकर अवेयर हो जाना। ओके, और टायर्ड मतलब थका हुआ। ठीक है, और टायरो का हमें जस्ट अपोजिट बताना है। टायरो मतलब टायर्ड से ही रिलेटेड है, इसका सिनोनिम मान लीजिए। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो वो है वर्चूजो। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16। Choose the correct meaning of the following idiom out of 4 responses given after it. Okay, इसकी करेक्ट मीनिंग बताना है। ऑप्शन है आप पहले हम पढ़ लेते हैं। थ्रो थिक एंड थिन। बताइए, थ्रो थिक एंड थिन का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन है टू वेस्ट एनर्जी, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, टू एक्ट इम्पल्सिवली, एब्सेंट माइंडेडनेस। थ्रो थिक एंड थिन, what does it mean? इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? टू वेस्ट एनर्जी, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, टू एक्ट इम्पल्सिवली, एब्सेंट माइंडेडनेस। यस, जो इसका राइट मीनिंग है वो है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कहा जा रहा है ना, थ्रो थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। टू पिक होल्स, इसका मीनिंग क्या होता है? टू पिक होल्स, ऑप्शन है स्पेयर नो पेन्स, टू लुक सैड, टू फाइंड फॉल्ट इन समवन, टू हैव अ प्रेजुडाइज्ड व्यू। तो पिक होल का मतलब क्या होता है? सॉरी, हॉल नहीं, होल। सोचिए और आंसर कीजिए। टू पिक होल्स। यस, टू पिक होल का मीन्स होता है टू फाइंड फॉल्ट इन समवन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18, अप्रीहेंड। अप्रीहेंड का मीन क्या होगा? जैसे कॉम्प्रीहेंड होता है, कॉम्प्रीहेंस, ऐसे ही कॉम्प्रीहेंस से ही ये है अप्रीहेंड। अप्रीहेंड का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन है टीयर, फियर, अरेस्ट, कट। अप्रीहेंड का मीन्स क्या होता है? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, अप्रीहेंड का जो मीनिंग होता है वो होता है अरेस्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, एलिजियंस। एलिजेंस का मतलब क्या होगा? कहते हैं ना एलिगेंस, वही है ये एलिगेंस। एलिगेशन, एलिगेशन से ही बना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ऑब्लिगेशन, लव, स्टेट और डिस्क्राइब। क्या मीनिंग है इसका? यस, इसका करेक्ट मीनिंग है ऑब्लिगेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, हॉल्टर, हेल्टर स्केल्टर, इसका मीन क्या होता है? डोंट डू द थिंग इन हेल्टर स्केल्टर मैनर। ओके, तो हेल्टर स्केल्टर का मीन क्या होगा? ऑप्शन है इन अ परफेक्ट मैनर, अ फेस्टिव हॉलीडे, इन हेस्ट एंड कंफ्यूजन, इन अ सीक्रेटिव मैनर। हेल्टर स्केल्टर क्या होता है? सोचिए और आंसर कीजिए। हेल्टर स्केल्टर बहुत ही फेमस फ्रेज है ये। यस, इसका मतलब होता है इन हेस्ट एंड कंफ्यूजन। ओके, मतलब कोई चीज, हेस्ट मतलब, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। बहुत, कोई भी कार्य बहुत ही जल्दबाजी या फिर कंफ्यूजन में करना, हेस्ट एंड कंफ्यूजन। ओके, हेल्टर स्केल्टर। तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करना होगा और ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर देना है, जिससे कि जो सुबह शाम मैं डेली वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सारी वीडियोस का फ़ायदा ले सकें, ठीक है। और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगी। मतलब देखिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी एक दिन में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। हम धीरे धीरे करके चीज़ें सीखते हैं, और ये जो मॉक टेस्ट आप डेली दे रहे हैं, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अनजाने में ही याद हो जाएंगे, और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ, और डेली आपको इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाना है, सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।